बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। और आज बेटा हम लोग अपने लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने इसको एंड किया था। ओके बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस यूनिट नंबर 5। अब बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बेटा इसके नाम से आपको जैसे कि पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस, कीमियाई तामुलात, या फिर आपके पास वो तमाम रिएक्शंस जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द होते हैं। बेटा इस चैप्टर में आप लोगों को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फ़िज़िकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, उनकी एग्जांपल्स के बाद आप कैसे एटम्स को अरेंज और रीअरेंज करके नए नए कंपाउंड्स जो हैं वो बना सकते हैं, और ये नए नए कंपाउंड्स जो हैं ये किस तरह से आपके पास बनते हैं और इनका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह की चेंजेस लेकर आते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी मैटर की कौन कौन सी स्टेट में वो अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स, उनकी टाइप्स, और ये सब कुछ हमने इसी चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट द एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स विच आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर मैटर। पहले आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपनी बुक्स में कि आपके पास प्योर मैटर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं। सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर द एलिमेंट्स, व्हाइल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर द कंपाउंड्स। अब बेटा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मेन डिफरेंस क्या होता है कि एलिमेंट्स सिर्फ एक ही एटम के बने हुए होते हैं, जबकि कंपाउंड में आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, इन डेली ऑब्जर्वेशंस द वाटर कैन बी चेंज्ड into ice. It can also be changed into steam. During both these reactions, chemical composition of water and its chemical properties are not changed. It means that liquid water, ice and steam are the three physical different forms of the same substance. For example, water. On the other hand, when we pass electricity through acidified water, it changes into hydrogen and oxygen gas, which are entirely different substances with different chemical composition and chemical properties. अब यहाँ तक बेटा आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं वो वाटर के बारे में है, यानी पानी के बारे में। पानी बेटा आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके पास मैटर की 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है। कौन कौन सी 3? सॉलिड, गैस एंड आपके पास लिक्विड। इन तीनों स्टेट्स में पानी को चाहे आप जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करें, उसके टेस्ट में या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे वो आपके पास सॉलिड फॉर्म यानी आइस में हो, चाहे वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास गैशियस फॉर्म में हो, इन तीनों फॉर्म्स में उसका जो मेन टच है या उसका जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन केमिकल फॉर्मूला है, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर आप यही वाटर जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारें, यानी कि आप इसके अंदर से करंट को गुजारें, तो इसकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में अलग अलग तब्दील हो जाएगा, और इस हालत को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पहले वाली सिचुएशन की बात करें तो बेटा आप आइस को पानी में और पानी को गैस में तब्दील कर सकते हैं, और इन तीनों फॉर्म्स में वाटर आपके पास वैसे ही रहेगा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा, और ये दोनों गैसें जो हैं ये वाटर से बहुत डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन फ़िज़िकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के। फ़िज़िकल रिएक्शन में आप चीज़ को दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एक दफ़ा अगर चीज़ की हालत तब्दील हो जाए तो आप उसको दोबारा उसी हालत में तब्दील नहीं कर सकते हैं, या वापस उसकी ओरिजिनल हालत में नहीं ला सकते। इसकी कॉमन सी एग्जांपल आप अंडे की फॉर्म में ले सकते हैं कि जब बेटा आप एग को बॉयल करते हैं तो क्या आप उस एग को दोबारा उसकी असल शेप में तब्दील कर सकते हैं? नहीं, एक दफ़ा वो बॉयल हो गया है तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसको अब आप दोबारा तब्दील नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है केमिकल रिएक्शन और फिज़िकल रिएक्शन के दरमियान। Such changes in substances during which entirely new substances with different chemical composition and properties are formed is called chemical change। अब ये आपके पास chemical change की आपके पास definition है कि जब एक दफ़ा आप किसी भी substance को बिल्कुल नए substance में तब्दील कर देते हैं तो आप असल में उसकी chemical composition यानी जो उसकी कीमियाई उसकी हालत थी उसको तब्दील कर देते हैं। इस तरह का जो चेंज होता है या तब्दीली होती है उसको हम chemical change कहते हैं।
केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज ब्रॉट बाय अ केमिकल रिएक्शन। एक कीमियाई तब्दीली जो है वो हमेशा एक कीमियाई रिएक्शन के ज़रिए से या केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से आती है, और अब हमने इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। We deal with the large number of chemical reactions in our daily life. During these reactions, atoms present in different substances arrange and rearrange themselves to form new substances. अब बेटा डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जैसे कि चीज़ों का जलना, उसके अलावा नए नए प्रोडक्ट्स का बनना, फोटोसिंथेसिस, ब्रीदिंग, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं। यानी एक दफ़ा ये हो जाएं तो आप इनको दोबारा इनकी ओरिजिनल हालत में तब्दील नहीं कर सकते। इन रिएक्शंस के दौरान असल में होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस को आप दोबारा तब्दील क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इन रिएक्शंस के दौरान एटम्स जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, यानी तरतीब देते रहते हैं, दोबारा अपनी तब्दील करते रहते हैं, तरतीब को तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से नए सब्सटेंसेस बनते हैं। यानी यूँ समझ लें कि जैसे आपके पास एक डिजिट है 1, 2 और 3, ये आपके पास एक नंबर है, लेकिन अगर आप इसी नंबर को रीअरेंज करके 3, 2, 1 कर दें तो क्या अब ये दोनों सेम नंबर्स हैं? नहीं, ये दोनों सेम नंबर्स नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपने इनको रीअरेंज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आपके पास एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर रीअरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस जो है वो आपके पास बन जाता है। Burning of coal and natural gas methane in air are well known examples of chemical reaction. अब आपको बेटा ये आपके एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दी है कि जब आप कोयला यानी कोल यानी कोयला एंड नेचुरल गैस यानी ये जो आम गैस आप घरों में इस्तेमाल करते हैं चूल्हे जलाने के लिए, जब आप इनको हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकली कोल इज़ कार्बन। अगर आप कोल की केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये असल में आपके पास कार्बन का बना हुआ होता है। It exists in solid state and is black in color. Its burning in air is in fact a chemical reaction of carbon with oxygen of the air to form carbon dioxide. Carbon dioxide is a colorless gas. Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of carbon and oxygen. The rearrangement of atoms that take place during this chemical reaction can be represented as follows. अब बेटा पहले तो आप लोग इस रिएक्शन को समझ लें कि इस रिएक्शन में होता क्या है। बेसिकली आप सब लोगों ने तकरीबन कोयला देखा हुआ होगा। कोयला आपके पास ब्लैक कलर का सॉलिड मटेरियल होता है। जब आप कोयले को जलाते हैं हवा की मौजूदगी में तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो कोयले में मौजूद कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब बेटा क्या आप लोग जले हुए कोयले को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या जले हुए कोयले को उसकी पहली वाली हालत में तब्दील कर सकते हैं? नहीं, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जलने के बाद वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है या ऐश यानी राख में तब्दील हो जाता है, और इन दोनों हालतों को आप वापस कोयले में तब्दील नहीं कर सकते। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक कार्बन का एटम होता है, वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ रिएक्शन करता है। जब आप इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिसमें एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको बेसिकली एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स की ज़रूरत होती है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब ये आपके पास रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन है। वो सब्सटेंसेस जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल में रिएक्टेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और वो जो कि रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर बनते हैं या रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप पहले 2 कंपाउंड्स को लेते हैं, उनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, इन 2 कंपाउंड्स को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन हो जाने के बाद जो आपके पास न्यू चीज़ बन जाती है उसको आप लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और ये आपके पास यहीं पर मौजूद रहती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास वन मीथेन बर्न्स इन एयर। अब बेटा मीथेन आपके पास क्या है, ये असल में आपके पास वही गैस है जिसको आप आम रूटीन में घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में खाना बनाने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, जिसको आप आमतौर पर गैस कहते हैं। तो ये वही सुई गैस है आपके पास। When methane burns in air, carbon dioxide and water are formed during the rearrangement of atoms in burning of methane, natural gas. Carbon atom of methane gas attached with 2 oxygen atoms to give carbon dioxide, while hydrogen atom attach themselves with oxygen atom to give water vapors. अब बेटा इस केस में आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपने कोल वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी, इस कोल वाली एग्जाम्पल में आपके पास बेटा क्या हुआ था कि कोल में एक ही कार्बन था जो 2 ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्ट करता था,
और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी। लेकिन अगर आप लोग मीथेन का फॉर्मूला देखें तो मीथेन के अंदर एक कार्बन है। इस डायग्राम को गौर से देखें, यहाँ पर एक कार्बन है और इसके इर्द गिर्द आपके पास टोटल 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इस वजह से जब सुई गैस जलती है, यानी ये जो आप घरों में आम गैस इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन अब इसके पास 4 हाइड्रोजन जो हैं वो फ्री मौजूद हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये 4 हाइड्रोजन बेटा पेयर्स बनाकर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन इस तरह से इन दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो रिजल्ट के फॉर्म में आपके पास वाटर बन जाता है। यानी जब आप लोग कोयले वाली एग्जांपल कर रहे थे उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी एज अ प्रोडक्ट, लेकिन इस एग्जांपल में आपके पास अब बेटा आप लोगों ने जो इन दोनों एग्जांपल्स में बात नोट करनी है वो ये है कि इन दोनों एग्जांपल में आप जो रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट्स में तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये दोबारा आपके पास रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक दफ़ा आपने कोयले को ऑक्सीजन के साथ जला दिया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगी, लेकिन क्या आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा कोयले और ऑक्सीजन में तब्दील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी एक दफ़ा अगर आपने गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला लिया तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, लेकिन क्या आप इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में से दोबारा मीथेन और ऑक्सीजन बना सकते हैं? नहीं। तो ये बेटा दोनों आपके पास केमिकल रिएक्शंस की एग्जाम्पल हैं, दोनों ही कंबस्टन यानी जलने के अमल से रिलेटेड हैं और दोनों ही एग्जाम्पल में आप एक दफ़ा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं आप उन प्रोडक्ट्स को दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में बेटा आपके पास ये भी आपने देखा है कि दोबारा आपके पास रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं। वो किस चीज़ की? सिर्फ एटम्स की, कि एक तरफ के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ रीअरेंज होकर एक नई चीज़ बना देते हैं, ये एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज शोन बिलो। कि होता कैसे है कि ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये बेटा असल में आपके पास इस पिछली एग्जाम्पल का ही एक उन्होंने स्टेप दिखाया है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कैसे मीथेन और कैसे ऑक्सीजन जो है ये आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर ये कैसे इस तरह से वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन के उन्होंने आपके पास 2 स्टेप्स जो हैं वो कर दिए हैं। एक स्टेप में आपको उन्होंने फुल रिएक्शन दिखाया है कि फुल रिएक्शन क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में उसी रिएक्शन को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। वाटर बनना अब आपको दिखा रहे हैं कि क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको पेपर पे करके दिखाऊंगी कि ये असल में उन्होंने किया कैसे है। ओके बेटा, तो आपके पास रिएक्शन क्या था कि सबसे पहले उन्होंने आपको कहा है आपके पास मीथेन गैस है, इसने रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन करने के बाद आपके पास क्या क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बेटा अगर आप बुक से इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोट होगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2O2 लिखा हुआ है और यहाँ पर वाटर के साथ भी 2 लगाया हुआ है। ऐसा क्यों लगाया है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब बेटा होता क्या है, आप इस रिएक्शन को आसान तरीके से समझने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों ने गौर से देखना है कि वो क्या रहा है। इस एक कार्बन के साथ इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है, और इन्होंने बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन के 2 एटम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आपको उसके फॉर्मूला में नज़र आ रहा है CO2। O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ वाला जो एक कार्बन है ये तो यहाँ वाले 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। पीछे ये जो 4 हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएंगे? तो पहले स्टेप में तो बेटा हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हमने ये डिसाइड करना है कि इन 4 हाइड्रोजन्स के साथ क्या होगा। इन 4 हाइड्रोजन्स की कमी पूरी करने के लिए या इन 4 हाइड्रोजन्स को रिएक्शन में पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ 2 लगा देते हैं। 2O2 का क्या मतलब होगा कि टोटल आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 2 2s are 4। तो इसका मतलब है कि टोटल ऑक्सीजन के आपके पास 4 एटम्स हैं, उनमें से ये 2 एटम्स जो हैं इन्होंने तो कार्बन के साथ अपनी पेयरिंग कर ली या कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया।
पीछे अभी आपके पास ये वाला ऑक्सीजन भी फ्री है और ये वाला ऑक्सीजन भी फ्री है। अब ये क्या होगा कि यहाँ वाले 2 हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाएंगे और फिर 2 हाइड्रोजन इस तरह से इकट्ठे होकर दो दो का पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये। हर पेयर एक एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपके पास H2O यानी कि वाटर बना देंगे। अब बेटा वाटर के आपने फार्मूला को गौर से देखना है कि इसका फार्मूला है H2O, यानी इसके लिए आपको हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम काफ़ी होगा। इस वजह से क्या होगा कि एक पेयर जो है वो एक ऑक्सीजन ले लेगा, एक पेयर जो है वो एक ऑक्सीजन ले लेगा और दोनों मिलके वाटर बना देंगे। तो बेसिकली जो मीथेन वाला रिएक्शन था उसमें आप लोगों को यही वाली कॉम्पोजिशन दिखाई गई है और समझाई गई है। आप आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमारी आज की रीडिंग यहीं तक है। आज हम लोगों ने बेटा रीडिंग यहाँ तक की है। सब लोग यहाँ तक निशान लगा लें, डेट भी लगा लें और आप लोगों की रीडिंग यहाँ तक है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको समझना है। अगर किसी को समझ आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप लोगों ने ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ लेना है। यहीं पर हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। लास्ट पे बेटा आप लोगों ने एक एडिशनल काम करना है और वो है इस पीरियोडिक टेबल को याद करना। बेटा इस केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में हमने तकरीबन जितना भी काम करना है उस सब में आपके पास सिंबल्स इन्वॉल्व होंगी, यानी जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके फुल नेम नहीं होंगे, बस उनके नेम का कोई फर्स्ट पोर्शन होगा या कोई फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। तो आप लोगों का काम है कि आपने इन पीरियोडिक टेबल के अंदर से इन तमाम सिंबल्स को ढूंढना है जो कि आप लोग लेक्चर्स में इस्तेमाल करेंगे और उन सिंबल्स के नेम आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। और इन तमाम सिंबल्स को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको चैप्टर में नेक्स्ट कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सब बच्चों ने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी सिंबल्स हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे वो ढूंढकर उनको अच्छे तरीके से याद करना है। और आज का बेटा मैसेज ऑफ द डे होगा अच्छी आदत को अपनाना। बेटा जिन लोगों की आदतों में कोई मसला होता है या वो बैड हैबिट्स को अपनाते हैं तो उन लोगों को कोई भी अच्छा नहीं समझता। आपकी बैड हैबिट्स आपकी सारी पर्सनालिटी को ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छी आदत को अपनाएं। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखें।